अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स लेने चाहिए और बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या रिस्क है। इवन आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि हमारी स्टेट बैंक ने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि बेहतर है, प्रपोजल दिया था कि बेहतर है कि वो डिविडेंड ना दें, लेकिन बहरहाल कुछ कंपनीज ने डिविडेंड दिए भी। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के क्या रिस्क हैं और क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो वील डिस्कस दिस ऑन द बेसिस ऑफ यूएसए, यूएस मार्केट की बेसिस पे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला रिस्क सिक्लिकलिटी, यानी ये साइक्लिकल चलता है। बैंकिंग इंडस्ट्री साइक्लिकल चलती है। जब रिसेशन आता है तो उस टाइम आम आदमी का पैसा खत्म हो जाता है, तो लोग फाइनेंस कराना छोड़ देते हैं। गाड़ियों की फाइनेंसिंग, घरों की फाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड का यूजेज, ये गिरेगा तो ऑटोमेटिकली बैंक के प्रॉफिट्स नीचे आएंगे। इसी तरह सिक्लिकल के अंदर जब रिसेशन आता है तो लोग, जिन लोगों ने लोन लिए होते हैं, वो डिफॉल्ट करते हैं। तो जब वो डिफॉल्ट करते हैं तो अगेन बैंक के पास बैड डेट्स वाला एक्सपेंस आता है और बैड डेट का रिस्क आता है। तो फर्स्ट रिस्क इज सिक्लिकलिटी। नंबर 2, डिफॉल्ट रिस्क। भाई अगर आम हालात में भी, एक नॉर्मल बैंक की बात करते हैं, बैंक लोगों को लोन देती है ना, तो आम हालात में भी अगर रिसेशन ना भी हो तो स्टिल देयर इज अ डिफॉल्ट रिस्क, स्टिल देयर इज अ डिफॉल्ट रिस्क। तो ये भी बैंक के लिए एक रिस्क है। तीसरा रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तवज्जो, आपने देखा होगा कि इस रिसेशन की वजह से, यानी ये जो कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट गिरे और यूएस की मार्केट में भी गिरे। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो भी बैंक के प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप इसको यूं सोचें कि एक बैंक लोन ले रही थी। बैंक का काम क्या होता है? एक एंड से लोन लेके दूसरे एंड से लोन देना, यानी बोरोइंग करके एडवांसेस देना। तो लेट अस से बैंक बोरोइंग कर रही थी 1% पे और आगे एडवांसेस दे रही थी 4% पे, तो बीच में 3% बच रहा था। तो अब लेट अस से अगर वो रेट गिर के, आपने एडवांसेस का रेट गिर के 3% हो गया और यहाँ 0.75 हो गया, तो बैंक को फिर भी अल्टीमेटली थोड़ा नुकसान होता है। और इसके आला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि 2018 से लेकर 2019 तक यूएस में समझ लें 0.75 बेसिस पॉइंट्स, यानी शॉर्टकट में 0.75% अगर इंटरेस्ट रेट गिरा ना, तो बैंक ऑफ अमेरिका की नेट यील्ड 2.52% से 2.35%, यानी 17%, 0.17% गिरी। और वो भी 1% है, यानी वो 75% गिरा तो ये 0.17%। तो बहरहाल इंटरेस्ट रेट गिरने से बैंक्स को नुकसान होता है, अल्टीमेटली उनकी नेट यील्ड कम होती है। चौथा रिस्क फिनटेक टेक्नोलॉजीज। ये क्या चीज है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त टेक्नोलॉजिकल, फिनटेक्स मींस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऐसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आ गई हैं जो बैंक्स की अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स करा देती हैं एक शॉट पे, जैसे पेपैल वगैरह है, कि वो बैंक के कॉम्पिटिशन में। तो इसकी वजह से जो बिल्कुल ट्रेडिशनल बैंक्स होती हैं, जो ब्रांच बेस्ड और कदीम निज़ाम पे चल रही है, तो उनके लिए बहुत खतरनाक बात है। तो ये सारे बैंक्स के रिस्क हैं। बच्चे ने कहा सर कोई स्ट्रेंथ भी है बैंक की? जी, बैंक की स्ट्रेंथ भी है, यानी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की कुछ स्ट्रेंथ भी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज है सेफ्टी रेगुलेशंस। यस, सेफ्टी रेगुलेशंस। 2008 और 9 में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था यूएस में और जो तबाही हुई थी, तो उसके बाद यूएस के रेगुलेटर्स इतने सख्त हो गए कि उन्होंने सख्त तरीन वो रेशियोज लगा दिए। उन्होंने कहा है कि बैंक को एक मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना है, नहीं अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो कैपिटल मेंटेन करने का मतलब ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स प्रोटेक्टेड है। और इसी तरह एक और टेस्ट भी आ गया, स्ट्रेस टेस्टिंग की रिपोर्ट हर बैंक ने सबमिट करानी है, वहां के समझ लो सेंट्रल बैंक को। तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग की रिपोर्ट ऐसी होती है कि आप बुरे हालात में किस हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड स्ट्रेंथ इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हम ये सोचते हैं कि एक बैंक अर्न कर रही होती है कि सिंपल बोरोइंग करके आगे एडवांसेस देके सिर्फ इस तरह कमाती है। नहीं, बैंक का, अक्सर बैंक्स का एक और रोल भी है, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये लोग अंडर राइटिंग की सर्विसेज दे रहे होते हैं, इक्विटी और डेट वगैरह की। ये लोग आईपीओज वगैरह में डील कर रहे होते हैं। ये बड़े बड़े नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के फाइनेंसेस डील्स कर रहे होते हैं। ये एक्विजिशन ऑफ मर्जर्स की एडवाइसेस दे रहे होते हैं, तो इसमें भी ये बना रहे होते हैं। और हमने बड़ा एक चीज देखी कि कई बार ऐसा होता है कि जब अभी मैंने आपको बताया रिसेशन की वजह से अल्टीमेटली बैंक की नॉर्मल एक्टिविटीज में बैंक मार खा रहा होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज में बैंक की बहुत पिटाई हो रही होती है, तो कभी कभार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वो चल जाते हैं। क्योंकि जब रिसेशन आता है तो कई बिजनेस तबाह होते हैं, तो लोग टेक ओवर भी कर रहे होते हैं। तो टेक ओवर के लिए जो एडवाइसेस वगैरह होती हैं, तो उसमें कई बार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चल जाती है। इसकी आला मिसाल, अगर आप सेकंड क्वार्टर देखें इस साल का गोल्डमैन सैक का, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। अब फाइनली सवाल ये है कि सर कोविड-19 की वजह से इस साल यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 4 बैंक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है? भाई टॉप 4 बैंक्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो मैंने रिस्क बताए वो सारे रिस्क बुरी तरह इन पे हिट हुए हैं। जेपी मॉर्गन अराउंड 30% डाउन हो गया है। आपका देर जो दूसरे बैंक्स हैं, सिटी ग्रुप 46% और दूसरे
वेल्स फार्गो पे भी अराउंड 50% या समथिंग का इम्पैक्ट आ गया नेगेटिव। तो बैंक्स उनके अल्टीमेटली डाउन है। सवाल ये है कि वी शुड बाय दीज स्टॉक्स और नॉट, क्या ये राइट टाइम है बाय करने का? तो भाई सीधी बात है, शॉर्ट टर्म में तो अभी हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि अभी ये भी एक बात हो रही है कि यूएस स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियल भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है कि कोई एक पार्टी ने आर्टिफिशियली उसको उठाया हुआ हो कि इलेक्शन के बाद फिर उसको असली हालत में लेकर आएंगे, क्योंकि इलेक्शन तक ताकि उनको वोट्स मिल जाएं। तो ये कुछ रिस्क भी हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन येस, इफ यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग टर्म देन these stocks, banking stocks are good. Hope you understand the video. अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।